Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 8th of August 2023। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप जो हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे एफर्ट को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारी आउटरीच को बढ़ाते रहिए ताकि और और अच्छी चीज़ें और नए इनिशिएटिव्स हम आपके लिए इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू लाते रहें। तो एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करने से पहले कल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उनके आंसर को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच आर्टिकल एंड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड। तो संविधान के किस आर्टिकल में और किस पार्ट में मेंशन्ड है? तो आपको ऑप्शंस तो दिख ही गया है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी। आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है, ये कल के एडिटोरियल में भी इसको हमने पढ़ाया था, और ये आता है पार्ट 5 में। पार्ट 5 एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये पार्ट है, तो आर्टिकल 5 में जो है इसको बताया है, ठीक है ना, मेंशन है इसके बारे में जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया और आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला है इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द ईयर 2021-22। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें इसमें सही है कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर तो है ही हैं, साथ में ही 2021-22 में इंडिया ने जो है ब्राजील को सरपाइज किया था एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया एक्सपोर्टेड 110 लाख टन ऑफ शुगर इन द ईयर 21-22। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कल के एडिटोरियल में ये डाटा हमने आपको बताया था, लेकिन आपसे इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये दोनों ही सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। डिस्कशन पे आते हैं, अपने शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज स्टिफलिंग डिसेंट, Pakistan's establishment seems intent on using all means to thwart इमरान। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, और ये सेकंड टाइम उनको अरेस्ट किया पिछले 3 महीनों में, और इस टाइम जो उनका कन्विक्शन है वो है इन अ केस इन्वॉल्विंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल गिफ्ट्स मींट फॉर द तोशा खाना, ठीक है ना। और इन सभी अरेस्ट्स में ऐसा नहीं है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको अरेस्ट किया गया, इससे पहले जो है नवाज शरीफ थे, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया था, उन पे भी चार्जेज हुए थे, उनका कन्विक्शन हुआ था। उसके बाद शाहिद खकान जो थे, उनको मेजर अपोजिशन लीडर, उनका भी जो है अरेस्ट किया था, और इसी तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उनको भी जो है कन्विक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई मतलब एक नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने ये बताया कि इनमें सब में एक कॉमन फैक्टर जरूर है, and that common factor is that all these arrests appear orchestrated not so much by political rivalry but due to problems with the powerful military। तो इन सभी को जब तक मिलिट्री का सपोर्ट मिल रहा था तब तक ये पावर में थे और इनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही मिलिट्री का सपोर्ट हटा है तुरंत इनका अरेस्ट भी हुआ है, इनके ऊपर चार्जेस लगे, उनका कन्विक्शन भी देखने को मिला है। मतलब ये जो इशू है कहीं ना कहीं वो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच टसल का एक तरह से इशू है, ठीक है ना। और दूसरा इशू ऑथर ने ये भी यहाँ पे बताया है कि जैसे पहले अरेस्ट हुआ था मिस्टर खान का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार अरेस्ट हुआ है तो पब्लिक प्रोटेस्ट को नहीं हुए हैं। तो ये कोई ऑथर ने कहा कि ये अप्लॉज की बात नहीं है कि इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन साइलेंसिंग पब्लिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कि पब्लिक एक्सप्रेशन को आपने साइलेंस कर दिया है। तो दोनों ही चीजें जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके बीच जो है टसल दिखने को मिल रहा है वो, और जो ये साइलेंस कर रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेशन को, ये दोनों ही डज नॉट ऑगर वेल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड द हाइप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन क्रूशियल ऑन क्लेम्स आउट मटेरियल LK99। तो ये नया मटेरियल एक जो डिस्कवर हुआ है, इसको नाम दिया गया LK99। ये साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने जो है डिस्कवर किया, और इनको बोला जा रहा है कि दीज आर
सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर्स, ठीक है ना, एंड एम्बिएंट प्रेशर। इनको नाम LK99 दिया है, तो नाम आप याद रख सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स होते थे, उनका बेसिकली जो उनकी एबिलिटीज थी, सुपर कंडक्टिविटी, उसको एक्सप्लेन किया जाता था। एक थ्योरी आप याद रख सकते हैं, बार्डिन कूपर स्ट्रीफर थ्योरी के आधार पे। और वो जो डिस्टिंग्विश होते थे, वो उनमें 4 फीचर से डिस्टिंग्विश होते हैं, जिनमें से एक उनकी फीचर जो मानी जाती है वो है कि दे कैन ट्रांसपोर्ट एन इलेक्ट्रिक करंट विद जीरो लॉस, मतलब विदाउट एनी लॉस वो ट्रांसफर कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये इसका तो यूज बताने की जरूरत नहीं कि कितना इफेक्टिव इसका यूज रहने वाला है। ये रिसर्च में, इंडस्ट्रियल में या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन जो है, उनमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज सुपर कंडक्टर्स का रहता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी, ठीक है ना, कि जीरो लॉस ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। और ये जो LK99 है, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कॉपर सब्सटीट्यूटेड लीड एपेटाइट। यहाँ पे क्या है, इसमें जो कॉपर को सब्सटीट्यूट किया है वो किसने किया है, लीड एपेटाइट ने, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अभी इसका कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है क्वालिफाइड रिसर्चर और साइंटिस्ट के द्वारा, तो अभी ये जो है ये अभी होना बाकी है। तो तब तक जो है ये जो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की हम बात करें, ये जो रिसर्च के ऊपर क्लेम किया गया, तो उसको अभी इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले भी ऐसे क्लेम हुए हैं और उन पे कई बार क्वेश्चन उठे हैं, या वो फेल हुए हैं, या वो जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे वो जो है एक तरह से रिवर्ट कर लिए गए थे, ठीक है, रिसर्चर्स के द्वारा। तो इसीलिए अभी जो है इट इज स्लो टू कम फ्रॉम ए क्वालिफाइड रिसर्च ग्रुप बिफोर मेकिंग अप देयर माइंड अबाउट इट। तो अभी फाइनल जो इसमें एविडेंस बेस्ड जो वो इस पे रिसर्च है, वो अभी आनी बाकी है कि ये क्लेम एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लीड आर्टिकल है आज का, चाइनाज वर्ल्ड व्यू पोस्टुलेट एंड रियलिटी चेक। तो जो चाइना वर्ल्ड व्यू दिखा रहा है आज प्रेजेंट में, कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो शिफ्ट हो रहा है, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, या पोस्टुलेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, या जो उसने ऑर्डर उसने बनाया हो, जो उसका ऑर्डर है वो, और उस पे एक रियलिटी चेक, मतलब क्या रियल सिचुएशन में वो एक्चुअल में है या नहीं है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ऑथर तो आपको बता दें, श्री M.K. नारायण जी हैं, ठीक है ना, फॉर्मर डायरेक्टर IB एंड फॉर्मर NSA भी रह चुके हैं ये, ठीक है ना, और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो इनके आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं। तो जो चाइना के जो पैरामाउंट लीडर जी जिनपिंग है, वो कॉन्स्टेंटली रेफर कर रहे हैं द चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी, implying that the decline of the West promoted rules based order is inevitable and a new Chinese promoted world order is set to prevail। ये उनका कहना है चाइनीज लीडर का, ठीक है ना। और उसमें कहीं ना कहीं जब ये बात करें, तो इसमें एक चीज इम्प्लिसिट ये है कि जो चाइनीज ड्रिवन वर्ल्ड है, उसको बेटर बताना चाह रहे हैं कि इट इज बेटर सुटेड टू ए वर्ल्ड डिफाइंड बाय डिसऑर्डर, एसिमेट्री एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चाइना अपने वर्ल्ड ऑर्डर जो वो सेट करना चाहता है, उसको एक तरह से बेटर सुटेड बताता है, ठीक है ना। US को मेन थ्रेट बताना चाहता है चाइना, ठीक है ना। उसमें कुछ जो यूक्रेन में वार चल रही है, वो और जो चाइनीज हैं वो ये क्लेम करते हैं, द वॉर इन यूक्रेन टॉक ऑफ एन इंक्रीजिंग डिवाइड बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज, द फोर्जिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप सच एज ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड US एंड क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द US वर ऑल सिम्टम्स ऑफ दिस मैलेज। दूसरी बात, वहीं चाइना भी ऐसा नहीं है कि चाइना ने जो है ग्रुपिंग्स नहीं किए हैं, तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो प्रमोट करना चाहता है, उसके द्वारा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, और जो उसने चाइना लेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी एक तरह से एनलार्ज करने की वो कोशिश में लग रहा है। तो मतलब ये यहाँ पे दोनों के जो है वो दिखाया कि किस तरीके से US अपने लेवल पे जो है चीजों ग्रुपिंग्स को वो कर रहा है, या जियोपॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मजबूत करने पे लगा हुआ है। वहीं चाइना जो है वो अपने लेवल के जियोपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में, या ब्लॉक्स को मजबूत करने में लगा हुआ है, और उनको वाइडन करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और चाइनीज स्कॉलर्स फर्दर बिलीव दैट वर्ल्ड हैज करंटली एंटर्ड द एरा ऑफ पॉलीसेंट्रिक कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना, कि पॉलीसेंट्रिक कंपटीशन और कोऑपरेशन के हम वर्ल्ड में है, और उसमें कहीं ना कहीं चाइना जो है वो आगे है। दूसरा, यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि जो बहुत सारे एरियाज थे वेस्ट एशिया में, चाहे देखिए जो जहाँ पे US का डोमिनेंस देखने को मिलता था, वो कहीं ना कहीं उसको चाइना जो है वो अब डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली जो ईरान सऊदी अरेबिया के बीच ट्रूस है, वो चाइना का इनिशिएटिव है, उसके थ्रू ये लाई गई है, ठीक है ना। तो वहां पे भी US का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है, ठीक है ना। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ देखने को
मिला है, ठीक है ना। चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, ठीक है ना। और जो दूसरा क्लेम है चाइना का कि जो बहुत सारे चाइना जो है वो सक्सीड हुआ है एज अ डिसाइसिव फोर्स एंड इन वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, जो बहुत सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप करती हैं बॉडीज, उनमें जो है चाइना का डिसाइसिव वोट रहा है। तो यानी कि चाइना के सेट स्टैंडर्ड जो है हैज बिकम द स्टेपल फॉर मेनी कंट्रीज एंड टुगेदर विद इट्स मॉडल ऑफ सब्सिडाइज्ड स्टेट कैपिटल चाइना वाज सेट टू इमर्ज एज ट्रम्पेंट। ये चाइनीज जो है जो चाइनीज लीडर्स हैं या चाइनीज जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है, ठीक है ना। लेकिन वहीं रियल सिचुएशन या रिवर्सेज जो देखने को मिले हैं वो भी आप उनको भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऑथर ने कहा है कि China's worldview and its theoretical postulates, as formulated by Jiang Zemin, such as four modernization, which paved the way for China's emergence as economic superstar, the reality that China confronts today appears somewhat different. जो reality है वो कुछ different है। क्यों? जो issue है चाइना के सामने प्रेजेंट में, इट इज नॉट वन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द यूएसए। यूएसए का डिक्लाइन नहीं है इशू। इशू ये है कि हाउ चाइना कैन पॉसिबली रिप्रोड्यूस द माइंड बॉबलिंग ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट टू डिकेड। तो फर्स्ट टू डिकेड्स के स्टार्टिंग में सेंचुरी के में जो ग्रोथ दी थी, क्या उसको वो मेंटेन कर पाएगा, उसको किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। दिस इज द चैलेंज फॉर चाइना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 800% इंक्रीज था ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम में। वहीं जो 800 मिलियन चाइनीज पीपल थे उनको आउट ऑफ पॉवर्टी उन्होंने जो है वो इस टाइम में लिफ्ट किया था। तो इसको कैसे मेंटेन करे रखेंगे ये वो है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखें तो करंट इकोनॉमिक प्रेस्क्रिप्शन हैव लेड टू सीरियस रिवर्सल इन रिसेंट ईयर्स। कोविड-19 के टाइम पे लगभग उन्होंने जो 3 साल तक वो है वो लॉकडाउन रहा वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे सीवियर इकोनॉमिक सेटबैक देखने को मिले हैं। पीपल्स ने, वहां के पब्लिक और जो लोग हैं उन्होंने हार्डशिप्स वहां पे फेस की है, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हुई है। चाइनीज की अगर हम देखें जीडीपी की ग्रोथ वो जो है 3% पे डिक्लाइन कर गई है, ठीक है ना। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट रिस्क जो है वो बढ़ गए हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ में वो बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न है। और सबसे इसमें एक और जो इशू है वो है एजिंग पॉपुलेशन। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना जो पीछे अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि व्हाट चाइना नीड्स टू रियलाइज इज दैट इट माइट नीड टू कम अप with an alternative theory of modernity, reducing the role of the state in promoting innovation so as to bolster the economy, if at all it hopes to beat the West free market concept and beliefs। तो अगर वेस्ट के फ्री मार्केट और बिलीफ्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप बीट करना चाहते हो एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटिव थ्योरी मॉडर्निटी की जो है वो लानी पड़ेगी। और जो स्टेट का रोल है या कंट्रोल है इनोवेशन रिसर्च और जो उसमें है इंडस्ट्री वगैरह में, उसको आपको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा और इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो रियल ऑथर ने बताया कि द रियल क्वेश्चन इज वेदर चाइना कैन इंडीड प्रोड्यूस अ मॉडल दैट कैन सप्लांट द वेस्ट सो कॉल्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। जो वेस्ट का रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, क्या उसको सच में चाइना जो है वो एक ऐसा मॉडल प्रोड्यूस कर सकेगा जो इसको सप्लांट कर दे एंड क्रिएट वन बेटर सूटेड टू ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर। और वही जो उनके स्कॉलर्स बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो फ्रेगमेंटेड है, तो क्या जो चाइना जो मॉडल प्रोड्यूस प्रेजेंट कर रहा है वो उसको सप्लांट कर पाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। It could be seen as a vivid demonstration of the superiority of free will over managed systems। क्योंकि ये तो लगभग सभी मानते हैं कि जो फ्री विल या फ्री मार्केट वाले वो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज सिस्टम्स को हमेशा ही प्रिवेल करती है या वो सुपीरियर माने जाते हैं, ठीक है ना। वही बात है कि डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी से तो बेटर हमेशा ही माना जाता है। चाइना इज नो डाउट कंटेम्पलेटिंग पुटिंग इन प्लेस सर्टेन करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है ना। कुछ करेक्टिव स्टेप्स जरूर चाइना ने किए हैं, जैसे कि अभी उन्होंने एक नॉलेज इकोनॉमिस्ट को गवर्नर अपॉइंट किया था चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, जिससे कि जो चाइना के बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस जो है वो ग्लोबल लेवल पे बूस्ट हुआ है। दूसरा जो उनके प्रीमियर हैं वो अपेरेंटली मेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू रीइनवोग्रेट द प्राइवेट सेक्टर को रीइनोवेट करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अनसर्टेन है वेदर चाइना वुड गो सो फार टू कन्वर्ट चाइना इनटू अ मल्टी ओरिएंटेड इकोनॉमी विच सेटिस्फाई द इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन क्या जो बात करी उन्होंने कि मल्टी ओरिएंटेड जो वो बन गई है इकोनॉमी या ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो मल्टी
ओरिएंटेड बन गया है, तो क्या उसको सेटिस्फाई कर पाएगा इंटरनेशनल बिजनेस जो कम्युनिटी है उसको, ठीक है ना। ताइवान इशू की बात करें तो ताइवान इशू पे ऑथर ने यही कहा है कि strategic commentators believe that Taiwan is only one of the several areas where China and US will find themselves in conflict in the coming period। तो आने वाले समय में ताइवान तो एक वन ऑफ द इश्यूज है, तो ऐसे और भी इश्यूज दोनों के बीच देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एट दिस टाइम वुड बी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट मैटर्स डू नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड आपको इन इश्यूज पे लेना ही पड़ेगा ताकि चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल आपके ना हो जाए, ठीक है। नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नोर द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसमें जाहिर सी बात है, ये तो कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, जो अभी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ है, ठीक है ना, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने कहा है कि इसका जो बिल का रियल पर्पज था वो एक तरह से ये रिवील हुआ है कि इट इज लीगलाइजिंग डाटा माइनिंग रादर देन सेफ गार्डिंग द राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने के लिए एक्चुअल में बिल लाया गया था वो नहीं होता दिखाई दे रहा, लेकिन जो कहीं ना कहीं डाटा माइनिंग को एक तरह से लीगलाइज करते हुए ये बिल दिखाई देता है, ऐसा ऑथर ने कहा है। राइट टू प्राइवेसी आपको बता दें, इट वाज रीफाउंड बाय द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसने 2017 में राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस दिया था, ठीक है ना। ऑथर ने ये जरूर बात की है कि जो अंडरमाइन किया गया, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये जो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल जो इंट्रोड्यूस किया है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को। क्यों? तो ऑथर ने कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर आप देखें, इट हैड प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन डीपनिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। The much awaited DPDP bill 2000 ends up undermining our right to information without doing much to protect our right to privacy। तो ये जो बिल लाया गया है ये राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं मजबूत तो नहीं करा, लेकिन उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन को जरूर जो है कमजोर बना दिया है, ऐसा ऑथर का मानना है। कॉम्प्लीमेंट्री और कंपीटिंग एक्ट राइट्स, तो जो अगर हम देखें तो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन हालांकि एक दूसरे को कंप्लीमेंट करने चाहिए, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सीक्स टू मेक द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टू अस, जबकि राइट टू प्राइवेसी जो है इज मीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंट्रूजन इनटू आवर लाइफ्स। तो कहीं ना कहीं जो ये इंट्रूजन है गवर्नमेंट का उसको राइट टू प्राइवेसी जो है वो रोकता है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो इस वे में ऑथर ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दिए थे, ना कि कम्पीट करने के लिए देते। लेकिन जो करंट बिल इंट्रोड्यूस किया है वो एक दूसरे को कम्पीट करा रहा है, ना कि कॉम्प्लीमेंट करा रहा है, ठीक है ना। ये ऑथर ने बताया है। It makes the government less transparent to us while making us transparent to both government and private interest। ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट को कम ट्रांसपेरेंट बना रहा है, जबकि पब्लिक और जो जनता है उसको जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहा है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंटरेस्ट को भी जो है वो उनको ज्यादा मतलब एक तरह से डाटा उनको प्रोवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है। इसमें कुछ सेक्शंस का जरूर बात दिया है कि किस तरीके से मतलब अंडरमाइन हुई है राइट टू इन्फॉर्मेशन की वो जो है, राइट टू प्राइवेसी का जो है किस तरीके से वो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ऑथर ने जो आर्टिकल इसका जो सेक्शन 4.2 डिफाइन किया जिसमें लॉफुल पर्पज को डिफाइन किया है, लेकिन जो लॉफुल पर्पज को कहा है वो एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मैनर में उन्होंने डिफाइन किया। क्यों? उसमें एक क्लोज डाला है कि एनी पर्पज विच इज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा कोई भी पर्पज जो लॉ में फॉरबिडन नहीं है वो जो है लॉफुल पर्पज में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसकी कोई डेफिनेशन फिक्स तो की नहीं, आपने तो उसका बहुत ब्रॉडन कर दिया आपने उसकी डेफिनेशन को, ऐसा ऑथर ने कहा है। दूसरा, सेक्शन 36 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आस्क द बोर्ड, डाटा फिडुशियरी और अदर्स टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन या इट में कॉल फॉर, कि जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट चाहे वो जो है बोर्ड को जो है या डाटा फिडुशियरी को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर सेक्शन 4.2 की बात की ऑथर ने, एंड 36 टुगेदर मेक आवर डाटा फेयर गेम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो कभी भी हमारा डाटा ले सकती है और प्राइवेट एंटिटीज इन कोलिजन विद गवर्नमेंट भी जो है वो हमारा डाटा कभी भी ले सकती हैं, ऐसा ऑथर ने जो है यहाँ पे इशू या कंसर्न जताई है, ठीक है ना। अंडरमाइनिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो कल भी बताया था कि किस तरीके से 8(1)(j) जो सेक्शन था उसमें जो ग्रांट थे एग्जेम्पशंस उनकी लैंग्वेज को या उसके जो टेक्स्ट था उसको चेंज किया गया था टर्म को, क्योंकि पहले जो टेक्स्ट थी वो ये था कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कब जो है डिस्क्लोज करने से मना कर सकते हैं, व्हेन देयर हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और व्हिच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो अनलेस ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फील्स दैट ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर। तो जब तक जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है पीआईओ उसको ये नहीं लगेगा कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज हो रहा है, तब तक वो सिर्फ इस कंडीशन पे
कि अगर उस इंफॉर्मेशन का कोई पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो या उसके डिस्क्लोज करने से एक अनवांटेड इन्वेजन हो रहा है प्राइवेसी, तो वो जो है उसको डिस्क्लोज करने से मना कर सकता था। लेकिन अभी अगर देखें तो अब जो है उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको जो है आप डिस्क्लोज करने से मना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से नया अध्याय है, क्योंकि जो पहले था उसने एक हाई बेंचमार्क सेट कर रखा था। उसमें क्या था कि इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। पहले सिर्फ ये था कि जो इन्फॉर्मेशन आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, वो जो है वो किसी इंडिविजुअल को भी डिनाई नहीं की जाएगी अंडर आरटीआई एक्ट। लेकिन अभी जो है वो ये कहा है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसा जो है उसको कह के वो डिस्क्लोजर से मना कर दिया जा सकता है, ठीक है ना। This is indeed information related to personal information, but it serves a larger public interest, for example, to identify public servants with disproportionate assets. तो जो पब्लिक सर्वेंट्स या जो हायर जो ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल के वो अथॉरिटीज होते थे, उनकी इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन का ही पर्पज नहीं करती थी, वो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी जो है सर्व करती थी, टू आइडेंटिफाई पब्लिक सर्वेंट्स विद डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स, कि जिन पब्लिक सर्वेंट्स के पास डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करती थी। तो ये ऑथर ने जो है वो बताया है, ठीक है ना। इग्नोरिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट। अदर शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं तो ऑथर ने यहाँ पे एक जो है एडवर्ड स्नोडेन को जो है यहाँ पे कोट किया है कि उन्होंने कि दूसरा ऑथर ने पहले तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके भी जो डाटा प्रोटेक्शन के बिल है उनको बताया कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं, और वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है कंपेयर टू इंडिया। वहीं उन्होंने एडवर्ड स्नोडेन को कोट किया है कि ही हैड वार्न्ड ऑफ द रियल डेंजर ऑफ जीडीपीआर बिकमिंग अ पेपर टाइगर, दैट द प्रॉब्लम इज एन डाटा प्रोटेक्शन, द प्रॉब्लम इज डाटा कलेक्शन। की प्रॉब्लम डाटा प्रोटेक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअल है डाटा कलेक्शन की। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा माइनिंग हो रही है, और जो वो डाटा अवेलेबल कर दिया जाता है इन कोल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली है, ऐसा उन्होंने बताया। रेस्ट्रिक्टिंग डाटा कलेक्शन इज नॉट इवन बीइंग डिस्कस्ड इन इंडिया। लेकिन डाटा कलेक्शन के बारे में तो कोई रेस्ट्रिक्शन के बारे में डिस्कशन भी नहीं हुआ है इंडिया में, ऐसा उन्होंने ने यहाँ पे अपना कंसर्न जताया है। A weak board combined with lack of universal literacy and poor digital and financial literacy as well as an overburdened legal system mean that the chances that citizens will be able to seek legal recourse when privacy harms are inflicted on them are slim। कि अगर प्राइवेसी उनकी एक्चुअल में जब प्राइवेसी को हार्म होगा तो जिस तरीके से प्रोविजन किए हैं कि वीक बोर्ड बनाया आपने, यूनिवर्सल लिटरेसी किया, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई बात ही नहीं की, वो पुअर है वहां पे, और जो लीगल सिस्टम ओवरबर्डन्ड है, तो इस सिचुएशन में जो है सिटीजन्स की अगर प्राइवेसी हार्म होती है तो पुअर चांसेज है कि उनके जो जो उनके पास लीगल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वो उनको एड्रेस कर पाएगा या उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। ओपिनियन में जो आज आर्टिकल आया है, पर्जिंग द नेशंस डेटा ऑफ पॉलिटिक्स, तो वही है जो डेटा के रिगार्डिंग बात चल रही है कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं नेशनल डेटा एजेंसीज की, उनको गवर्नमेंट ने जो है या तो सेल्फ कर दिया है या फिर उनको एक तरह से पोस्टपोन किया था, उसके रिगार्डिंग ये है। तो इसमें वही है कि इशू तो बता दिया कि जो डायरेक्टर थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, जो मुंबई में इंस्टीट्यूट है ये, और NFHS 5 का डाटा ये प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट, तो उनको जो है सस्पेंड कर रखा है ऑथर ने। और दूसरा ऑथर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि NFHS 5 का जो डाटा है उसी को सिर्फ सेल्फ किया है, इसके अलावा जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था 2017-18 का, ठीक है ना, जो कि NSS जो है कंडक्ट करता है, उसको भी सेल्फ किया गया था पहले। और वहाँ पे जो है वो बताया था कि जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई थी वो जो है क्वेश्चनेबल बता के उसको जो है इस वजह से सेल्फ कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे कहा है इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट द लास्ट वन सडनली अडॉप्टेड अ क्वेश्चनेबल मेथड। ये कई डिकेड से जो है ये सर्वे ये हो रहा था, ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मेथोडोलॉजी वो है एक तरह से क्वेश्चन में आ गई है, ऑथर ने एक्चुअली यहाँ पे साइट किया है। फिर ऑथर ने यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी जिक्र किया है, जिसको जो है डिले कर दिया गया था ड्यू टू पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और यहाँ पे रीजन ऑथर ने कि वो जो PLFS सर्वे था उसमें एक्चुअली ये बताया था कि इट हैड द रिपोर्ट शोड अनएम्प्लॉयमेंट टू बी एट ए 45 ईयर हाई इन 2017-80, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे कंसर्न जताई है। दूसरा NHFS 5 की अगर बात करें तो ऑथर ने यहाँ पे दो चीजें बताई, एक तो ये कि जो NFHS 5 है उसके अकॉर्डिंग जो ओवर हाफ ऑफ इंडियाज वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49 रिपोर्टेडली एनेमिक,
तो इनको एनीमिक बताया, तो इस वजह से उस डाटा को, ताकि ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो है इमेज जो है वो रहे, इस वजह से उसको जो है डाटा को रोका गया, डाटा को गलत बताया। लेकिन उसने कहा कि फाइंडिंग इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल, मतलब ये जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट है वो इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसने यहाँ पे रीजन दिया है कि अगर आप इसको देखें कि जो ये डाटा है ये होता है एक्चुअली 2019 से 21 के पीरियड का हो, ये कोविड वाला टाइम था। उस टाइम पे फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, -1.3 जो कि जनवरी 2019 में थी, उससे बढ़ के स्टैगरिंग 12.1% पहुंच गई थी दिसंबर में, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि फूड इनटेक, ऑब्वियस सी बात है, अगर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा होता है फूड इनटेक की क्वालिटी, या क्वालिटी जो फूड है वो इनटेक उसका घटेगा ही घटेगा। तो एनीमिया इज पार्टली रिलेटेड टू फूड इनटेक, तो उस वजह से अगर एनीमिया के केसेस बढ़ते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है, उसने ऐसा यहाँ पे बताया है। दूसरा कि सिर्फ हायर इन्फ्लेशन ही रीजन नहीं था, जो इनकम थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि 2020-21 में जो है कोविड-19 के टाइम पे इनकम जो है वो कम हुई थी। तो जाहिर सी बात है फूड पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस वजह से एनीमिक जो केसेस थे, एनीमिया के केसेस में जो राइज था वो इस वजह से भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा ऑथर ने साइट किया है। दूसरा, NFHS 5 की जो फाइंडिंग थी रिपोर्ट की, वो थी कि जो ओपन डिफिकेशन का डिक्लेयर्ड स्टेटस था उसमें एक तरह से चेंजेस थे, क्योंकि ओपन डिफिकेशन जो है हमने फ्री डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने, लेकिन क्या है कि जो NFHS 5 का डाटा है उसने दिखाया कि अभी भी जो है लगभग 19% जो है वो ओपन डिफिकेशन फ्री नहीं थे, जो रियलिटी या ग्राउंड लेवल पे जो है वो पोजीशन थी रूरल एरियाज में। तो यानी कि, लेकिन उसने यही कहा है कि ये जो भी रिपोर्ट है ये भी इम्प्लॉजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये है कि अगर आप ट्रेंड देखें तो अगर 2015-16, फिर 2005-6, फिर 2015-16, 2019-20, 19 और से 21 वाले पीरियड में देखें तो कंटिन्यूस आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो ओपन डिफिकेशन के वो डाटा था उसमें पहले 55% था, और फिर 39% ओपन डिफिकेशन होता है, और फिर 19%। तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस तो आपको देखने को मिल ही रही है कि आपने एफर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जा रहे थे। दूसरा यह है कि इससे ये भी नहीं कह सकते कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस चीज को कहती है कि वो फेलियर नहीं है। दूसरा ये है कि जो ओपन डिफिकेशन फ्री की जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंज लाने की बात थी अमंग द पॉपुलेशन। तो ये सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं है, जब तक वो बिहेवियरल चेंज पॉपुलेशन में नहीं आएगा तब तक आप 100% ओपन डिफिकेशन अचीव नहीं कर सकते कि आप कितनी टॉयलेट्स बना दीजिए या कितनी फैसिलिटीज आप बनाइए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका बिहेवियरल चेंज पॉसिबल होगा। तो मतलब डाटा वो भी कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कह सकते कि वो आप उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्पैक्ट क्या है सप्रेशन का, उस पर जरूर ऑथर ने जोर दिया है कि सर्विलांस ऑफ द नेशंस डेटा एजेंसीज वुड हैव डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज। उसके डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, तो उसमें ऑथर ने दो तीन चीजें साइड करी है। पहला तो ये कि इट इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव टू नॉट रिवील आउटकम्स, कि कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करेगा कि आप जो रियल आउटकम्स है उनको रिवील ना करें, because that are likely to be frowned upon by the government of the day. This can jeopardize public policy intervention। लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे क्या होगा, जो पब्लिक पॉलिसी का इंटरवेंशन है वो जियोपार्डाइज हो जाएंगी, जो स्कीम्स बनने वाली हैं, जो पॉलिसीज आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं उस अच्छे से उस फॉर्म में नहीं आ पाएंगी जिससे एक्चुअल जो बेनिफिशियरीज होने वाले हैं उनको इम्पैक्ट जा सके, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास डाटा एक्चुअली आप रियल पिक्चर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो इशू यहाँ पे बताया उन्होंने वो ये है कि देयर इज द फीचर दैट इलेक्शंस आर द मींस बाय विच द नेशन चूज द पॉलिटिकल पार्टी दैट दे इंटरेस्ट विद गवर्नेंस। और कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स की चॉइसेस हैं वो इनसे अफेक्ट जरूर होती हैं, और सिटीजन्स को लेकिन एक्सेस होना चाहिए टू एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा, क्योंकि उनके पास अगर एक्यूरेट और टाइमली डाटा होगा तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वो किसको चूज करें। तो कहीं ना कहीं it is vital for a democracy to present accurate and credible and timely data, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्वेस्ट फॉर ए रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ये तो हमने अभी ऊपर एडिटोरियल में बात की थी कि सुपर कंडक्टर को जो है वो डिस्कवर करने की जो रिसर्चर्स हैं साउथ कोरिया के उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन ऑथर ये भी कह रहा है कि ये कितना वो है कि ये तो न्यू एक्साइटिंग क्लेम जो है विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंटिल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जब तक उसकी रिसर्चर्स के द्वारा नहीं हो जाती। यहाँ पे एक दो पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने दिए, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर को यहाँ पे बताया। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, साइंस का ये टर्म है। तो द टेम्परेचर बिलो विच दे बिकम सुपर कंडक्टिंग, कोई भी मटेरियल है जब किसी टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिंग हो जाता है इट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और सुपर कंडक्टर की चार हमने प्रॉपर्टीज बोली थी, उसमें से एक जो ये होती है कि सब्सटेंस दैट कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट विद जीरो लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर आर जीरो लॉसेज। तो ऐसे
मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो इनका यूज तो बता ही देता है, इंडस्ट्री में है और बहुत सारे अदर एरियाज में भी इनका वो है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट, जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो है आर्टिकल लिखा गया है। और ऑथर ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से इसमें जो है वो चेंजेस क्या क्या आए हैं, क्या क्या इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम, और जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसके फील्ड में भी क्या क्या चीजें हैं वो बताई हैं। तो सबसे पहला ऑथर ने क्वेश्चन जो किया वो ये है कि इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स आर इम्पोर्टेड, कितने जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्रिटिकल मिनरल्स की क्या पोजीशन है वो बताइए। तो एक तो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ये ऑथर ने बताया, उसके रीजंस ये हैं। एक तो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टू सीक नेट जीरो एमिशंस गोल्स, ठीक है ना, और कंटिजेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम विच हैज आल्सो बीन कॉल्ड द व्हाइट गोल्ड। तो इन सब मिनरल्स पे जो है हम करने के डिपेंडेंट इस वजह से क्योंकि हम जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस की तरफ बात कर रहे हैं। दूसरा, दीज आर क्रूशियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस एरोस्पेस इक्विपमेंट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं जिनमें हम लीडर ग्लोबल लीडर के रूप में आना चाहते हैं, उन सब में भी जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो क्रूशियल मिनरल्स हैं उनकी जो है वो काफी जरूरत होती है, इसलिए हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तीसरा जो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सच मिनरल्स और द कंसंट्रेशन ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग इन अ फ्यू जियोग्राफिकल लोकेशंस, केवल कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे ही वो अवेलेबल है और उनका एक्सट्रैक्शन भी जो है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे हम जो इंपोर्ट्स पे वो डिपेंडेंट हैं। दूसरा, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज हैं, डिसरप्शन ऑफ देयर सप्लाईज, उनकी सप्लाईज भी इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो चाइना जो है मेजोरिटी ओनरशिप जो है कोबाल्ट माइंस की वो है जो है लगभग उसके पास 70% जो वर्ल्ड के कोबाल्ट माइन जो है वो चाइना ओन करता है। फिर चाइना आल्सो हैज बाय फार द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय वियतनाम, ब्राजील एंड रशिया। तो जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं चाइना से दूसरी कंट्रीज की तरफ, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस की तरफ भी वो काम कर रही हैं ताकि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उनको रोका जा सके, ठीक है ना। दूसरा, ऑथर ने ये भी कहा कि हम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं कंट्रीज पे, किस चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूएस पे, फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नियोबियम, बेरिलियम एंड टेंटेलम। इन सभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके लिए हम 100% जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर कॉपर की भी बात करें, हालांकि कॉपर इंडिया में प्रोड्यूस होता है, तो 2022-23 का अगर देखें तो हमने लगभग 12 लाख टन जो है कॉपर और इसके जो कंसंट्रेट्स हैं वो हमने इंपोर्ट किए थे, और जिनकी लगभग वर्थ क्या थी, लगभग 27,000 करोड़ रुपए के हमने जो है वो कॉपर और उसके जो कंसंट्रेट्स हैं वो इंपोर्ट करे हैं। क्रिटिकल प्राइवेट सेक्टर क्यों क्रिटिकल है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑथर ने यहाँ पे उसके लिए कुछ 2-4 पॉइंट जरूर बताए हैं। पहला तो यह है कि जो स्टेज है एक्सप्लोरेशन की वो बेसिकली यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसने 4 स्टेज में इनको क्लासिफाई कर रखा है। G4 रिकनाइसेंस, G3 प्रोस्पेक्टिंग, G2 जनरल एक्सप्लोरेशन और G1 डिटेल एक्सप्लोरेशन। तो ये 4 स्टेजेज हैं, ये आप याद रख सकते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ने बताई हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है ना। और इंडिया की अगर पोजीशन देते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज एक्सप्लोर्ड जस्ट 10% ऑफ इट्स ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल। जो हमारा जियोलॉजिकल पोटेंशियल है मिनरल एक्सप्लोरेशन में उसका केवल 10% ही हम जो एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसमें से भी लेस देन 2% विच इज माइंड, उसमें से भी 2% जो है से भी कम जो है वो माइन किया गया। और कंट्री स्पेंड्स लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल मिनरल एक्सप्लोरेशन बजट। जो ग्लोबल मिनरल एक्सप्लोरेशन बजट है उसमें इंडिया का शेयर केवल 1% से भी कम है, ठीक है ना। दूसरा रीजन ये बताया है कि जो मेजोरिटी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किया जाए, चाहे उसमें गवर्नमेंट की पीएसयूज हो, जीएसआई हो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और जो गवर्नमेंट की पीएसयू मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो है, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन में बहुत कम है। तो इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत थी। तीसरा ये है कि जो माइनिंग पॉलिसी है उसने ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए वो मना कर रखा है, मतलब उसको रोका हुआ कि ग्रीन फील्ड में जो है एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता है प्राइवेट सेक्टर। ग्रीन फील्ड का मतलब आपको बता दें जो बिल्कुल न्यू होते हैं, मतलब न्यू माइंस जो हैं उन पे एक्सप्लोर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा ये बताया ऑथर ने कि एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्स टेक्निक्स, एरियल सर्वेज, जियोलॉजिकल मैपिंग, जियोकेमिकल एनालिसिस, इस तरह की टेक्निक्स चाहिए, और हाईली स्पेशलाइज्ड टाइम इंटेंसिव एंड मॉनिटरी रिस्की ऑपरेशंस जो है इसमें जरूरत होती हैं, विद लेस देन 1% ऑफ एक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट्स बिकमिंग कमर्शियली वायबल माइंस। क्योंकि जितने आप एक्सप्लोरेशन करेंगे उसमें भी 1% से भी कम जो है वो कमर्शियली वायबल हो पाएंगे। तो रिस्की ऑपरेशंस तो हैं, तो इसलिए भी जो है इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के रोल को ऑथर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना।
पांचवा ये बताया कि जो गवर्नमेंट करती है वो जो है बेसिकली सरफेशियल और जो बल्क मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन पे जोर देती है, और जो डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन है उन पे एक तो हाई एक्सपेंडिचर होता है, ड्यूरेशन ऑफ रिस्की प्रोजेक्ट्स अभी ऊपर बताया हमने, और दूसरा प्रेशर रहता है कि जो सप्लाई है बल्क मिनरल्स की उनको बढ़ाने का प्रेशर रहता है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंडिचर या ज्यादा टाइम जो है वो नहीं दे पाती है ये क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को। तो इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन अगर आप उसमें लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको सेक्टर को जो है वो एड्रेस किया जा सकता है। फिर लास्ट ऑथर ये बताया कि ग्लोबल एरिना में अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट माइनिंग फार्म्स को जो है वो एंगेज कर रखा है, उनको पार्टिसिपेशन दिया हुआ है कि वो उसमें जो है पार्टिसिपेट करें एक्सप्लोरेशन में और उनकी माइनिंग में, ठीक है ना। फिर इज इंडिया माइनिंग पॉलिसी कंड्यूसिव टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन, क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए कंड्यूसिव है इंडिया की माइनिंग पॉलिसी या नहीं। तो इसमें ऑथर ने एक्चुअली यहाँ पे जो टाइम लाइन के हिसाब से चेंजेस हुए वो बताए हैं कि किस तरीके से जो है जो मिनरल और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एमएमडीआर एक्ट 1957 आया था, वो पहले प्राइमरी लेजिस्लेशन था, उसमें फिर अमेंडमेंट्स हुए काफी रिसेंट अमेंडमेंट 2015 का है, 2020 का है, 2021 का है। तो इसमें पहले हमारा होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड लाइसेंस बेसिस था, उसके बाद माइनिंग लीजेस भी आई, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस दिए गए, ठीक है ना। तो ये सब रिकॉग्नाइजेंस परमिट्स ये सब चेंजेस लाए गए हैं जिनसे थोड़ा सा कंड्यूसिव बनाने की कोशिश की गई है प्राइवेट सेक्टर के लिए। फिर 2015 में जो एमएमआरडीआर एक्ट है अमेंडेड टू अलाउ प्राइवेट कंपनी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट ऑक्शंस फॉर माइनिंग लीजेज एंड कंपोजिट लाइसेंसेज। इनके लिए जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एक और क्लॉज था उसमें एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट रूल, उसकी वजह से केवल गवर्नमेंट एक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट जो है वो ही ऑक्शन होते थे, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था वहां पे वो उसको वो तब भी लिमिटेड था। तो इस एक्ट के थ्रू जो है वो यही कोशिश की गई कि प्राइवेट सेक्टर पे लिमिटेशन है उनको जो है वो कम किया जा सके। माइंस एंड मिनरल्स का जो ये अमेंडमेंट बिल है वो किस तरीके से एनकरेज कर रहा है प्राइवेट सेक्टर्स को। तो पहला तो ये है कि बिल ओमिट्स एटलीस्ट 6 प्रीवियसली मेंशन्ड एटॉमिक मिनरल्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 12। जो पहले 12 एटॉमिक मिनरल्स जो आइडेंटिफाइड थे उनमें से 6 को जो है लिस्ट से आउट कर दिया गया है, जिनमें कौन कौन से वही जो ऊपर हमने 6 डिस्कस किए थे, लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटलम एंड जिरकोनियम। तो मतलब कि अब ये एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से आउट है, उनमें प्राइवेट सेक्टर जो है माइनिंग, कमर्शियल माइनिंग जो है वो पॉसिबल है। दूसरा इसमें जो है वो ये है कि द एक्ट प्रोहिबिट्स पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग एंड subsurface excavation as part of reconnaissance which included mapping and survey. This will allow these prohibited activities। पहले जो ये मैपिंग, सर्वे और रिकनाइसेंस की सब सरफेस एक्सकवेशन की जो एक्टिविटी थी उनको जो रेस्ट्रिक्ट कर रखा था या प्रोहिबिट कर रखा था उनको जो है अलाउ कर दिया गया है। तीसरा जो है बिल ऑल्सो प्रपोज ए न्यू टाइप ऑफ लाइसेंस टू एनकरेज रिकनाइसेंस, एक नए टाइप का लाइसेंस दिया जाएगा, लेवल एंड और प्रोस्पेक्टिव स्टेज एक्सप्लोरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years के लिए दिया जाएगा, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल के लिए। विल बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देंगे, और ये लाइसेंस जो उन 29 मिनरल्स के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, विच वुड इंक्लूड क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड डीप सीटेड मिनरल। तीनों ही क्रिटिकल हो या फिर स्ट्रेटेजिक और डीप सीटेड मिनरल्स हो, इन तीनों ही मिनरल्स के लिए जो है ये इशू किया जाएगा। और इसमें जो लास्ट चेंज है वो ये है कि एक मैक्सिमम एरिया जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए। मतलब अगर आपको 1000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है एक्टिविटीज जो है वो अलाउ कर दी गई है अंडर अ सिंगल लाइसेंस के अंडर, एक सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के थ्रू आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। इश्यूज जो है, पॉसिबल इश्यूज विद द बिल प्रपोजल, कुछ इश्यूज भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अच्छे हैं, इश्यूज अभी भी कुछ हैं जो एड्रेस होने हैं। तो पहला तो यह है द एक्सप्लोरेशन वुड नॉट नो हाउ मच रेवेन्यू दे विल रिसीव एज द ऑक्शन प्रीमियम वुड बी नोन ओनली व्हेन द माइन इज सक्सेसफुली ऑक्शन। तो पहले एक्सप्लोरेशन जब तक होगा तब तक कुछ नहीं है, जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसके बाद जो वो माइन ऑक्शन होगी उसके बाद ही जो है वो रेवेन्यू डिसाइड होगा, और उसमें भी ऑक्शन प्रीमियम उसके आधार पर डिसाइड होगा। तो पहले से पहले कुछ तय नहीं है कि क्या ऑक्शन रहने वाला है, क्या उसकी रेवेन्यू होने वाली है। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये बताया है कि द ऑक्शन मेथड जो एलोकेशन का है वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस वो भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आपके पास पता है किसी की नॉन वैल्यू तो उसका ऑक्शन करना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्शन समथिंग फॉर विच एक्सप्लोरेशन हैज नॉट बिगन। ऐसी चीज के लिए जिसका एक्सप्लोरेशन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है उसके लिए ऑक्शन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क ये एक रहने वाला है। तो ये एक सेकंड इशू है। तीसरा यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी 2012 में उसको भी ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। तो उस रूलिंग में ये कहा था, इट हैज ऑब्जर्व दैट सिंस बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट गो इनटू डिस्कवरिंग नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनीज वुड ओनली वांट टू स्पेंड बिग अमाउंट्स इफ दे आर एश्योर्ड ऑफ फ्यूचर एंड डिस्कवर्ड रिसोर्सेज। जो बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो केवल उन्हीं
चीजों में इन्वेस्ट करना चाहे भी, आप उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे जहाँ पे उनको लग रहा है, इंसेंटिव्स लग रहे हैं कि वो जो रिसोर्सेज है वहां पे डिस्कवर करें, उनको यूटिलाइज करना पाएंगे। लेकिन जो नई पॉलिसी है उसमें केवल गवर्नमेंट कैन ऑक्शन व्हाट एन एक्सप्लोरर है डिस्कवर्ड, जो एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया उसको कौन ऑक्शन कर सकता है, ऑक्शन की पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। और जो डिस्कवरर है उसको केवल एक शेयर मिलेगा, और वो भी अनडिफाइंड स्टेज पे मिलेगा, मतलब स्टेज भी डिफाइन है कि किस स्टेज पे जो है उसको वो मिलने वाला है। लेकिन अगर ग्लोबल जुरिडिक्शंस में देखें तो ग्लोबल जुरिडिक्शन में जो प्राइवेट एक्सप्लोरर्स हैं जो डिस्कवरी करते हैं, वो उनको राइट्स होते हैं कि वो अपनी डिस्कवरीज को माइनर्स को सेल कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे इशू एक ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट इज जनरेटिव एआई स्टार्टअप बबल, ए कॉज फॉर वरी और अपॉर्चुनिटी। जो जनरेटिव एआई का स्टार्टअप के रूप में जो देखा है उसको बबल बताया ऑथर ने कि ये अभी एक इस पे मतलब एक वो है कि कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ये एक वरी का है, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी सिक्योरिंग मल्टी मिलियन डॉलर डील्स एंड सिग्निफिकेंट वैल्यूएशंस, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में। लेकिन हाउएवर देयर आर कंसर्न्स अबाउट अ पोटेंशियल बबल इन जनरेटिव एआई स्पेस। लेकिन वही है कि जैसे पहले हम जो करेंसी आई थी, ठीक है ना, जिसको टेक्नोलॉजी थी बिटकॉइंस वगैरह जो आए थे, आर्टिफिशियल कहने, जो बिटकॉइंस वगैरह वाली टेक्नोलॉजी थी उसको भी ऐसे ही माना जाता था कि उसके बिना कोई काम नहीं होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट बाद में आया। तो उन्होंने ये बताया कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉथ एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अभी कुछ काफी मिसरिप्रेजेंटेशन भी है इसके बारे में, और अभी क्लैरिटी नहीं है। फ्रॉथ मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्लियर कट एक्चुअल में इफेक्ट होने वाला है। दूसरा, इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन वेयर द रियल वर्ल्ड वैल्यू विल बी इन द जनरेटिव एआई स्टार्टअप स्पेस वंस देयर नोवेल्टी इज गोन, कि अभी तो नोवल आइडिया है, जैसी नोवेल्टी चली जाएगी तो रियल वर्ल्ड में इसकी वैल्यू का एक्चुअली पता चलेगा। फिर ऑथर ने ये भी कहा इट इज इजी टू डू अ डेमो बट इट इज समथिंग एल्स एंटायरली टू बिल्ड अ प्रोडक्ट अराउंड इट, कि डेमो देना तो आसान है लेकिन एक प्रोडक्ट उसके अराउंड तैयार करना, उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना, वो एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ग्रोइंग स्पेस, तो जनरेटिव एआई टूल्स आर वेरी गुड एट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सो देयर यूसेज मोर डिफाइंड देयर। तो उसने बताया कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है उसमें अच्छा रोल है उसका, लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके जो रियल रोल है उसका अभी एक्चुअली कोई सर्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो creativity is less where generative AI tools like image generators find actual value, because creative professionals usually have a very specific vision in mind that they want to realize। तो क्रिएटिव फील्ड में अभी इसके रियल वैल्यू का पता लगाना जरूरी है, ऐसा ऑथर ने बताया। रेवोल्यूशनरी पोएट बालादीर गद्दार was passed away in हैदराबाद on August 6th। तो ये पोएट थे और ये अभी जो है हैदराबाद में पास अवे हुए थे। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जो आपको पार्ट टेक्स्ट सेकंड है जिसमें वोकेबुलरी और क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सपेंड आवर आउटरीच। थैंक यू।